हेलो। बात करना बंद कर दीजिए। अब शांत हो जाइए। आ जाइए। क्या पढ़ रहे थे? पढ़ रहे थे 18वीं सदी का भारत और 18वीं सदी के भारत के अंतर्गत उत्तराधिकारी राज्य, और उत्तराधिकारी राज्य में बंगाल को हम लोग पढ़ लिए थे। और बंगाल को पढ़ने के बाद जो है, जो अगला टॉपिक है वह है आपको अवध। तो आज के सेशन में हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है अवध। तो अवध को जो है देखते हैं हम लोग। अवध को देखते हैं। अवध देखिए, अवध का मतलब क्या है इसको आप थोड़ा समझिएगा। आज का जो उत्तर प्रदेश है, आज के उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कहा जाता था, और संयुक्त प्रांत से पहले आज के उत्तर प्रदेश को अवध कहा जाता था। अवध कहा जाता था। प्राचीन काल में मगध का मतलब बिहार समझा जाता था और अवध का मतलब उत्तर प्रदेश समझा जाता था। उत्तर प्रदेश समझा जाता था। और जो अवध है यह आपको मूल तौर पर आज का जो लखनऊ, अयोध्या और उसके आसपास के जो इलाके हैं, आज का लखनऊ, आज का अयोध्या तथा उसके आसपास के जो इलाके हैं उसे ही अवध कहा गया। उसे ही अवध कहा गया। तो अवध का मतलब सीधा तौर पर आप यहां पर मानकर चलेंगे कि अवध का मतलब जो है उत्तर प्रदेश। अवध का मतलब उत्तर प्रदेश जो है आप मान करके चलेंगे। अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना सआदत खां के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सआदत खां। सआदत खां। जो सआदत खां है ये आपको ईरानी गुट के थे। देखिए, ध्यान दीजिएगा। जब आपको मुगल बादशाह देखिए, जिनको सीट नहीं मिला है आगे आकर के बैठ सकते हैं। यहां पर एक लड़का, टूल पर एक लड़का, ठीक है, इस पे भी एक लड़का बैठ सकते हैं। 3 4 5 लड़का अगर है, अगर आपको सीट नहीं मिला है तो हम आपको सीट दे सकते हैं। आप आ जाइए, अकबकाइए नहीं, लेकिन आगे आना होगा बैठने के लिए। नहीं आया? हाँ, आगे बैठने से डरते कहाँ है? ऐसा थोड़े कि हम फांसी पे लटका देते हैं। पूछते हैं इसलिए। अच्छा, आगे वाला सब पीछे भाग गया। अच्छा, दाढ़ी वाला कहाँ है? वो पीछे है। अभी भागिए, कोई दिक्कत ना है, चिंता मत कीजिए। अभी आप हमसे भागिए, अब परीक्षा आपसे दूर भाग जाएगा। आप चिंता मत कीजिए ज्यादा। तो अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना सआदत खां ने की। और जो सआदत खां था ये ईरानी गुट का था। किस गुट का था? ईरानी गुट। ईरानी गुट।
देखिए, आपको औरंगजेब, मुगल बादशाह औरंगजेब, मुगल बादशाह औरंगजेब का निधन 1707 में हुआ। 1707 ईस्वी में औरंगजेब के निधन होने के बाद मुगल दरबार में गुटबाजी प्रारंभ हो गया था। मुगल दरबार में जो है गुटबाजी प्रारंभ हो गया था। मूलतः मुगल दरबार में चार गुट हुआ करते थे। ईरानी, तुरानी, अफगानी, हिंदुस्तानी। ईरानी, तुरानी, अफगानी, हिंदुस्तानी। कभी ईरानी गुट का प्रभाव तो कभी तुरानी गुट का प्रभाव तो कभी हिंदुस्तानी गुट का प्रभाव तो कभी अफगानी गुट का प्रभाव। तो अलग अलग कालखंड में जो है ना, अलग अलग गुटों का प्रभाव, अलग अलग कालखंड में अलग अलग गुटों का प्रभाव मुगल काल में देखने को मिलते हैं, जिसमें मुगल बादशाह, उत्तरवर्ती मुगल बादशाह हम आपको बताए हुए हैं। उत्तरवर्ती मुगल बादशाह में जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़े हैं उनको मालूम होगा, जो नहीं पढ़े उनको मालूम नहीं होगा। उत्तरवर्ती मुगल बादशाहों में एक मुगल बादशाह है मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला जो 1719 से लेकर 1748 तक बादशाह के पद पर है। मोहम्मद शाह रंगीला जो 1719 से 1748 तक बादशाह के पद पर रहे थे, इनके समय मुगल साम्राज्य का सबसे ज्यादा विघटन हुआ। इनके समय मुगल साम्राज्य का सबसे ज्यादा विघटन हुआ। इनके समय मुगल साम्राज्य का सबसे ज्यादा पतन हुआ। और जो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला थे, मोहम्मद शाह रंगीला के समय ही अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना सादत खां ने किया। सादत खां ने किया। लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला को लगा कि सादत खां ने स्वतंत्र शासन की स्थापना कर ली है, कोई बात नहीं है। लेकिन सादत खां ने मोहम्मद शाह रंगीला को यह आश्वासन दिया कि हम आपको राजस्व देंगे, हम आपको कर देंगे, हम आपको राजस्व देंगे, हम आपको कर देंगे। जिस वजह से मोहम्मद शाह रंगीला इनको बहुत ज्यादा परेशान नहीं किया। मोहम्मद शाह रंगीला उल्टे इनको उपाधि भी दिया। मोहम्मद शाह रंगीला ने सादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान किया। बुरहान उल मुल्क। सादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई और सादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि जो है मोहम्मद शाह रंगीला, मुगल बादशाह थे, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा प्रदान किया गया। सादत खां ने अपनी राजधानी फैजाबाद को बनाया। सादत खां ने अपनी राजधानी फैजाबाद को बनाया। फैजाबाद को बनाया। फैजाबाद को अपनी राजधानी बनाकर सादत खां शासन प्रशासन करने लगे। शासन प्रशासन करने लगे। और जो मोहम्मद शाह रंगीला थे, मोहम्मद शाह रंगीला के समय सिर्फ अवध ही मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र नहीं हुआ, बल्कि अवध के अलावे बंगाल भी मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र हुआ था। हैदराबाद भी मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र हुआ था। हैदराबाद भी मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र हुआ था। लेकिन सभी शासकों ने मोहम्मद शाह रंगीला को राजस्व देना जारी रखा। मोहम्मद शाह रंगीला को राजस्व देना, कर देना जो है मोहम्मद शाह रंगीला को जारी रखा। जिस वजह से मोहम्मद शाह रंगीला को लगा कि हमको तो कर आ ही रहा है। तो मोहम्मद शाह रंगीला बहुत ज्यादा एक्शन नहीं लिए, क्योंकि उनको राजस्व आ रहा था। राजस्व की कमी थी बादशाहों को और राजस्व फुलफिल हो रहा था। तो अब हुआ ये, मोहम्मद शाह रंगीला के समय अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना सादत खां ने, बंगाल में मुर्शिद कुली खां ने और हैदराबाद में निजामुल मुल्क ने। अब तीनों
अपने आप को बादशाह के नजर में सर्वश्रेष्ठ दिखाने में लगा हुआ था। मुगल बादशाह के नजर में तीनों अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने में लगा हुआ था कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं तो हम सर्वश्रेष्ठ हैं, समझ गए, हम सर्वश्रेष्ठ हैं तो हम हैं। मतलब हैदराबाद के निजाम उल मुल्क हो गए, अवध के नवाब सादत खां हो गए और बंगाल के नवाब सब हो गए, सब मोहम्मद सारंगीला को दिखाने में लगे हुए थे कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन उसी दौरान मोहम्मद सारंगीला के शासनकाल में ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में 1739 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और हरियाणा के करनाल नामक स्थान पर, यहां पर दिल्ली है, इधर आएंगे तो हरियाणा के करनाल नामक स्थान पर नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में मुगल सेना को पराजित किया। और यह जो युद्ध है, इस युद्ध को इतिहास में करनाल का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध को इतिहास में क्या कहा जाता है? करनाल का युद्ध। तो थोड़ा गौर कीजिएगा, नादिर शाह 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और उस समय दिल्ली में मुगलों का शासन था और मुगल शासक थे मोहम्मद शाह रंगीला। क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल है 1719 से 1748। तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का दिल्ली पर शासन था। दिल्ली पर नादिर शाह ने आक्रमण किया और मुगल शाही सेना को 1739 ईस्वी में करनाल के युद्ध में पराजित किया। अब मुगल शाही सेना पराजित हुआ तो मोहम्मद शाह रंगीला ने हैदराबाद, समझ गए, हैदराबाद आज यहां पर है, हैदराबाद के निजामुल मुल्क को बुलाया कि आप नादिर शाह के साथ जाकर के समझौता कीजिए, आप नादिर शाह के साथ जाकर समझौता कीजिए। तो गौर से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं। मोहम्मद शाह रंगीला की सेना जब नादिर शाह से पराजित हो गया तो मोहम्मद शाह रंगीला ने हैदराबाद के निजामुल मुल्क को दिल्ली बुलाया और कहा कि हम तो पराजित हो गए हैं, आप जाइए नादिर शाह से समझौता कीजिए, कुछ पैसा उसा दे लेकर के उनको भारत से बाहर कर दीजिए। तो अवध के नवाब सादत खां को लगा, उस समय अवध के नवाब सादत खां थे और सादत खां जो अवध के नवाब के पद पर रहे हैं, सादत खां अवध के नवाब के पद पर हैं 1722 से 1739, 1722 से 1739। तो सादत खां अवध के नवाब थे। तो सादत खां को लगा कि ये तो बादशाह मेरा वैल्यू ही नहीं दे रहा है, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला मेरा वैल्यू नहीं दे रहा है। अगर मेरा वैल्यू देता तो हमको बुलाता और कहता कि आप जाइए नादिर शाह से जो है समझौता कीजिए। लेकिन बादशाह ने हैदराबाद के निजाम को बुलाकर कहा कि आप जाइए समझौता कीजिए। तो हैदराबाद के निजामुल मुल्क नादिर शाह से जाकर मिले और निजामुल मुल्क ने नादिर शाह को कहा कि आप दिल्ली जाकर क्या कीजिएगा, अभी हरियाणा में ही था ये, आप दिल्ली जाके क्या कीजिएगा, दिल्ली में बादशाह का खजाना खाली है, आप ऐसा कीजिए कि 50 लाख रुपया आप ले लीजिए और यहीं से वापस चले जाइए। नादिर शाह को लगा कि जब बोल रहा है कि दिल्ली का खजाना खाली है, जाकर के कोई फायदा है नहीं, 50 लाख रुपया भी मिल रहा है, तो बेहतर है कि हम यहां से वापस चले जाए। नादिर शाह राजी हो गया। नादिर शाह जब राजी हो गया तो ये सब खबर सादत खां को लगी। सादत खां को लगा अब तो मोहम्मद शाह रंगीला के नजर में हीरो बन गया
निजामुल मुल्क, हैदराबाद के निजामुल मुल्क हीरो बन गया। ये तो सादत खां ने फिर षड्यंत्र रचा और सादत खां चुपके से चिट्ठी लिखा नादिर शाह के नाम। सादत खां चुपके से नादिर शाह के नाम चिट्ठी लिखा और कहा कि हैदराबाद का निजामुल मुल्क आपको उल्लू बना रहा है, दिल्ली का खजाना खाली नहीं है, आप आइए दिल्ली, 2 करोड़ रुपया कम से कम आपको मिलेगा। हैदराबाद के निजामुल मुल्क तो मोहम्मद शाह रंगीला के साथ थे। सादत खां ने चिट्ठी नादिर शाह के नाम लिखा और नादिर शाह को कहा कि आप दिल्ली आइए, झूठ बोल रहा है, आपको कम से कम 2 करोड़ रुपया मिलेगा, आपको कम से कम 2 करोड़ रुपया मिलेगा। तो अब नादिर शाह को लगा कि ऐसे भी हम मुगल को पराजित करिए दिए, तो दिल्ली चले जाते हैं, कहां 50 लाख कहां 2 करोड़, 2 करोड़ मिल जाएगा। तो फिर नादिर शाह की सेना हरियाणा से दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और जब नादिर शाह की सेना हरियाणा से दिल्ली की ओर प्रस्थान किया तो अब यह सब खबर जो है बादशाह को भी लग चुकी थी कि सादत खां जो है बुला रहा है उसको दिल्ली। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने सादत खां को संदेश भिजवाया कि नादिर शाह का आक्रमण हो गया है, आइए हमको मदद कीजिए। लेकिन सादत खां को भी इस बात का पता चल गया कि बादशाह को पता चल चुका है कि हम नादिर शाह को दिल्ली बुलाए हैं। अब अगर सादत खां दिल्ली पहुंचता तो वहां पर मोहम्मद शाह रंगीला भी अपना तलवार में धार लगा के बैठा हुआ था, जैसे आएगा काम तमाम कर देना है। उधर से नादिर शाह भी दिल्ली पहुंच चुका था और नादिर शाह जब दिल्ली के खजाना को खोला तो सच में खाली था। नादिर शाह भी तैयार था कि वो आए, काम तमाम कर देना है। अब सादत खां कहीं का नहीं रहा, कहीं का नहीं रहा सादत खां। तो सादत खां अंततः मजबूरन जहर खा लिया, जहर खा करके आत्महत्या कर लिया। तो मतलब जो बुधियार बन रहा था, होशियार बन रहा था, सब उसका होशियारी बुधियारी चला गया और अंततः सादत खां ने 1739 ईस्वी में 20 खाकर आत्महत्या कर ली। सादत खां ने 20 खाकर आत्महत्या कर ली। सादत खां का अपना कोई संतान नहीं था, अपना कोई पुत्र संतान नहीं था, अपना कोई पुत्र संतान नहीं था, जिस वजह से सादत खां का उत्तराधिकारी उसका दामाद और भतीजा सफदरजंग बना। उसका दामाद और भतीजा सफदरजंग बना। तो सादत खां का उत्तराधिकारी जो है उसका दामाद और भतीजा सफदरजंग बना। सफदरजंग 1739 से 1754, 1739 से 1754। सफदरजंग का मूल नाम अबुल मंसूर खां था। सफदरजंग का जो मूल नाम था वह आपको अबुल मंसूर खां था। सफदरजंग की अगर बात की जाए तो जब ये अवध के नवाब बने, इनके समय भी नादिर शाह का नहीं बल्कि नादिर शाह के बाद जो है ईरान के शासक नादिर शाह ने तो भारत पर आक्रमण किया है। नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह के बाद भारत के ऊपर आक्रमण करना शुरू किया अहमद शाह अब्दाली।
तो जब भारत के ऊपर अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हो रहा था, तो अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण को दबाने में सफदरजंग मुगल बादशाह का मदद कर रहा था, मुगल बादशाह का मदद कर रहा था। सफदरजंग मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के तो समकालीन थे ही, रंगीला के साथ साथ ये जब रंगीला का 1748 ईस्वी में निधन हो गया, मोहम्मद शाह रंगीला का 1748 में निधन हो गया, 1748 में इनके निधन होने के बाद जो है अगला मुगल बादशाह बना था अहमद शाह। कौन बना था? अहमद शाह। और अहमद शाह का शासनकाल है 1748 से 1754, 1748 से 1754। तो देखिए मुगल बादशाह अहमद शाह है और इधर आपको सफदरजंग। तो जो मुगल बादशाह अहमद शाह और सफदरजंग है, ये एक दूसरे के समकालीन थे। ये दोनों एक दूसरे के क्या थे? आपको समकाल। ये दोनों एक दूसरे के समकालीन थे। और मुगल बादशाह अहमद शाह के समय अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हो रहा था, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हो रहा था। और अहमद शाह अब्दाली ने भारत के ऊपर 7 बार आक्रमण किया था। अहमद शाह अब्दाली ने भारत के ऊपर 7 बार आक्रमण किया था। कुछ बुक 8 बार भी लिखता है, ऑथेंटिक बुक 7 लिखता है। 7 बार आक्रमण किया था। और जब अहमद शाह अब्दाली दिल्ली पर बार बार आक्रमण कर रहा था, मुगल बादशाह पर बार बार आक्रमण कर रहा था, तो सफदरजंग ने अहमद शाह का साथ दिया, अहमद शाह का साथ दिया। सफदरजंग ने मुगल बादशाह अहमद शाह का साथ दिया। इससे खुश होकर मुगल बादशाह अहमद शाह ने अवध के नवाब सफदरजंग को अपना वजीर बना लिया, अपना वजीर बना लिया, जिस वजह से सफदरजंग को नवाब वजीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवाब वजीर, नवाब वजीर, नवाब वजीर कहा जाता है। मतलब ये अवध के तो पहले से नवाब थे ही, अवध के तो ये पहले से नवाब थे ही, लेकिन मुगल बादशाह अहमद शाह ने उन्हें अपना वजीर बना लिया, जिस कारण इन्हें नवाब वजीर कहा जाता है। आपसे पूछा जाता है कि अवध के किस नवाब को नवाब वजीर कहा जाता है, तो उत्तर हो जाएगा आपको सफदरजंग। और सफदरजंग ने 1742 ईस्वी में बिहार का अभियान किया और बिहार का अभियान करके पटना को जो है जीत लिया था, पटना को जीत लिया था। कुछ समय के लिए पटना का इलाका जो है अवध साम्राज्य में शामिल हो गया था और यह करने का श्रेय सफदरजंग को ही जाता है। शासन प्रशासन करते हुए सफदरजंग का निधन 1754 में हो गया। 1754 में सफदरजंग के निधन होने के बाद सफदरजंग का उत्तराधिकारी अवध का अगला नवाब शुजाउद्दौला बना। कौन बना? शुजाउद्दौला। और जो शुजाउद्दौला है, शुजाउद्दौला का शासनकाल है 1754 से लेकर के 1775, 1754 से लेकर के 1775। नोट में देखिए, हो सकता है गलती हो, 1754 से 1757 कर दिया है, वहां पे 75 कर लीजिएगा। 1754 से 1775 कर लीजिएगा, 1754 से 1775 कर लीजिएगा। नोट में सही किए? हाँ, 1754 से 1775 कर लीजिएगा। शुजाउद्दौला का यह शासनकाल है। देखिए, अवध के नवाबों में शुजाउद्दौला का थोड़ा ऐतिहासिक महत्व ज्यादा है। शुजाउद्दौला का ऐतिहासिक महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि शुजाउद्दौला ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इनके समकालीन जो मुगल बादशाह थे वे थे शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय 1759 से लेकर 1806, 1759 से लेकर 1806 इन्होंने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ही नहीं बल्कि इन्होंने जो है बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम, तो बंगाल के नवाब मीर कासिम, इन दोनों को
सुजाउदौला ने संरक्षण प्रदान किया था। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को भी अपने दरबार में संरक्षण प्रदान किया था, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ही नहीं बल्कि बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम को भी इन्होंने अपने दरबार में संरक्षण प्रदान किया था। एक तो यह है। दूसरा, सुजाउदौला काफी दूरदर्शी था। 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों पर आक्रमण किया। 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों पर आक्रमण किया, और यह आक्रमण ही पानीपत के तृतीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। पानीपत का तृतीय युद्ध आप सभी लोग जानते हैं, मराठा हमने आपको पढ़ाया है। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ है। मराठा और अफगानों के बीच हुआ है। मराठा और अफगानों के बीच हुआ है, और इस समय मराठा छत्रपति राजाराम द्वितीय और मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव, और इस युद्ध में मराठों के तरफ से नेतृत्व सदाशिवराव भाव और विश्वासराव भाव ने किया था, और अफगानों के तरफ से नेतृत्व इसमें अहमद शाह अब्दाली ने किया था। इस युद्ध में अवध के नवाब सुजाउदौला ने देखा कि इस युद्ध में अफगानों का पल्ला भारी है। सुजाउदौला बड़ी दूरदर्शी था। सुजाउदौला ने यह देखा कि पानीपत के तृतीय युद्ध में अफगानों का पल्ला भारी है, जिस वजह से सुजाउदौला ने इस युद्ध में मराठों का साथ नहीं दिया बल्कि अफगानों का साथ दिया, जबकि कायदे से सुजाउदौला को मराठों का साथ देना चाहिए। लेकिन सुजाउदौला ने मराठों का साथ नहीं दिया बल्कि अफगानों का साथ दिया, और अफगानों का साथ उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर हम मराठों का साथ देते हैं तो फिर हो सकता है अहमद शाह अब्दाली हमारे राज पर भी आक्रमण करके हमारे राज को भी जीत करके लूटपाट ना कर ले। इस डर से सुजाउदौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया, और फिर इस युद्ध में अफगानों की जीत हुई, मराठों की हार हुई। तो याद रखिएगा, एक प्रकार से कहिए तो सुजाउदौला भी धोखेबाज निकला। सुजाउदौला भी जो है धोखेबाज निकला। हम लोग अपने शत्रु के लिए, अपने धोखेबाज मित्र के लिए मीर जाफर शब्द का प्रयोग कर देते हैं, जयचंद शब्द का प्रयोग कर देते हैं। तो मीर जाफर जयचंद के साथ साथ आप सुजाउदौला का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई आपका मित्र धोखाधड़ी वाला निकल गया, धोखेबाज निकल गया, तो उसको आप सुजाउदौला भी कह सकते हैं, कहने में कोई हर्ज नहीं है। तो मीर जाफर जयचंद तो सब कोई कहता है, आप ऐसा कुछ कहिए कि लोगों को समझ में भी ना आए, काम भी आपका चल जाए। बोल दीजिए कोई धोखेबाज मित्र है, तुम तो सुजाउदौला है। मीर जाफर तो जयचंद है नहीं कि समझेगा वो। मीर जाफर जयचंद अब लोग समझ जाता है, समझ गए कि कहना क्या चाह रहा है। इसके बाद सुजाउदौला के समय ही आपको पानीपत का तृतीय युद्ध के बाद 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। आप याद कीजिए, बक्सर के युद्ध की चर्चा हम आपके साथ कर चुके हैं। 1764 में हुआ था, 22 अक्टूबर 1764। और जो बक्सर का युद्ध था, बक्सर का युद्ध आपको भारत की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच हुआ था। भारत की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच बक्सर का युद्ध हुआ था, और इस बक्सर के युद्ध में भारत की संयुक्त सेना का नेतृत्व सुजाउदौला कर रहे थे। याद है कुछ?
बोलिए, आप तो आए थे उस रोज क्लास में, बोलिए भारत की संयुक्त सेना में कौन कौन लोग थे? हैं? तो रिवीजन कौन करेगा? हम करेंगे आपके बदले। बैठ जाइए, रिवीजन करके आइए। ऐ खड़ा होइए, ऐ खड़ा होइए इधर। हाँ हाँ। हैं? सादत खां मारेंगे एक चाट हम। सालम द्वितीय, बैठ जाइए। चलिए, आपको मालूम है कि बक्सर के युद्ध में भारत की संयुक्त सेना का नेतृत्व अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने किया था, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम तो भाग गया था ना, भाग गया था बेचारा को अकेले छोड़ करके। और फिर इसी वजह से इनकी हार भी हो गई, और हार होने के बाद इनके साथ संधि हुआ था, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 हुआ था। और उस संधि में सुजाउद्दौला ने 50 लाख रुपया युद्ध हार जाने के तौर पर देना स्वीकार किया। इस सब बात याद है ना? हाँ। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने इलाहाबाद के संधि के माध्यम से, जो है सुजाउद्दौला का भी जो गर्मी था ना, उस गर्मी को शांत कर दिया। और इलाहाबाद की संधि के बाद जो है सुजाउद्दौला सुस्त पड़ गया। फिर जैसे शासन चल रहा है वैसे इन्होंने चलने दिया, और अंततः शासन प्रशासन करते हुए सुजाउद्दौला का 1775 ईस्वी में निधन हो गया। सुजाउद्दौला के निधन होने के बाद अवध के अगले नवाब, सुजाउद्दौला के निधन होने के बाद जो है अवध के अगले नवाब बने, उनका नाम था आपको आसफ उद दौला। और जो आसफ उद दौला है, इनका शासन काल है 1775 से 1797, 1775 से 1797, 1775 से 1797। आसफ उद दौला एक कल्याणकारी बंगाल के नवाब साबित हुए। जो आसफ उद दौला थे, उधर पीछे क्या हो रहा है? पीछे क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है का? खैनियों नहीं खा रहे हैं का? तो इधर बढ़िया बढ़िया बात बोल रहे हैं, सुनिए ना। देखिए, और हमको दिखा रहा है इसे करके। खैनी खाइएगा मुंह वाला कैंसर हो जाएगा, समझे? मत खाइए। खैनी खाने से मुंह का कैंसर होता है। हाँ। आसफ उद दौला है, शांत रहिए। आसफ उद दौला 1775 से लेकर 1797। देखिए, जब आपको सादत खान ने अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना की थी, तो उन्होंने अपनी राजधानी फैजाबाद को बनाया, फैजाबाद को अपनी राजधानी बनाकर शासन प्रशासन किया। लेकिन जब आपको आसफ उद दौला अवध के नवाब बने, तो आसफ उद दौला ने अपनी राजधानी को फैजाबाद से हटाकर लखनऊ को बनाया। फैजाबाद से हटाकर किसको बनाया? लखनऊ। आसफ उद दौला लखनऊ को अपनी राजधानी बनाकर शासन प्रशासन करना शुरू किया। आसफ उद दौला एक कल्याणकारी शासक साबित हुआ, क्योंकि इन्होंने अकाल के समय, अकाल समझते हैं? इन्होंने अकाल के समय लोगों को सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, लोगों को अनाज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अनाज के संग्रहण हेतु लखनऊ में एक बड़े भवन का निर्माण करवाया, जिसे आज के डेट में बड़ा इमामबाड़ा कहा जाता है। और आज के डेट में यह बड़ा इमामबाड़ा जो है एक दर्शनीय स्थल है। इसे भूल भुलैया भी कहा जाता है। तो लखनऊ को इन्होंने अपनी राजधानी बनाकर इन्होंने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया।
बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है, जिसका निर्माण आसफ उदौला ने ही करवाया। और फिर जो है छोटे इमामबाड़ा की अगर हम बात करें तो छोटा इमामबाड़ा भी लखनऊ में ही है, और छोटे इमामबाड़ा का निर्माण मौलाना मोहम्मद आसफ अली ने किया था। मोहम्मद आसफ अली ने जो है आपको छोटे इमामबाड़ा का निर्माण करवाया, और वहीं बड़े इमामबाड़ा का निर्माण जो है आपको लखनऊ में आसफ उदौला ने करवाया। आसफ उदौला का निधन 1797 में हो गया। आसफ उदौला के निधन होने के बाद जो है अगला जो अवध का नवाब बना वह आपको वजीर अली था। अगला जो अवध का नवाब बना वह आपको वजीर अली था। वजीर अली की हम बात करें तो वजीर अली का छोटा सा शासनकाल रहा है 1797 से 1798। लेकिन वजीर अली के बाद जो अगले नवाब बने हैं अवध के, उनका नाम है सआदत अली खां। सआदत अली खां। और सआदत अली खां की हम बात करें तो जो सआदत अली खां है ये 1798 से लेकर के 1814, 1798 से लेकर 1814 तक अवध के नवाब के पद पर है। और ध्यान रहे कि जो सआदत अली खां 1798 से 1814 तक अवध के नवाब के पद पर है, इस अवधि के दौरान ही अवध ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। अवध ने सहायक संधि को स्वीकार किया था, और अवध ने सहायक संधि को स्वीकार 1801 में किया था। अवध ने जो है सहायक संधि को स्वीकार 1801 में किया था। और अवध ने जब सहायक संधि को स्वीकार 1801 में किया था तो उस समय अवध के नवाब सआदत अली खां हुआ करते थे। अर्थात अवध के किस नवाब ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया है, तो एक लाइन में हम यह बात कह सकते हैं कि अवध के नवाब सआदत अली खान ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया है। और नोट में जब आप देखेंगे तो सआदत खां लिखा हुआ है, तो सआदत खां जैसे लिखा हुआ है तो दिमाग में चलेगा ये सआदत खां तो मर गया था 1739 में, तो ये फिर कहां से आ गया। तो उस सआदत खां अलग था, और इस सआदत खां अलग है। इसका पूरा नाम है सआदत अली खां। तो सआदत खां के बीच में अली शब्द को आप जोड़ लीजिए। सआदत खां के बीच में जो है आप, हाँ डेट भी सही कर लीजिएगा, 1738 कर दिया है ना, 1814, ठीक है। डेट भी गलत है तो एक तो नाम सुधार लीजिए और उसका डेट भी गलत है। तो सआदत अली खां 1798 से 1814, 1798 से 1814 सही किए, सही कर लिए सब लोग। तो सआदत अली खां जो है 1798 से लेकर 1814, और इन्होंने ही सहायक संधि के ऊपर 1801 में हस्ताक्षर किया। और फिर इस सहायक संधि के माध्यम से जो है अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। बाद में जाकर के अवध को बफर स्टेट का दर्जा दिया गया, और फिर अंतिम में जाकर के जो है पूर्णतः अवध को मिला लिया गया। और जब पूर्णतः अवध को मिलाया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में, तो उस समय जो है अवध के नवाब वाजिद अली शाह हुआ करते थे, जो कि अवध के अंतिम नवाब भी है। तो अवध के अंतिम नवाब की अगर हम बात करें तो जो अवध के अंतिम नवाब है वह है आपको वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, जो वाजिद अली शाह है, इनका शासनकाल है 1847 से 1856। 1847 से 1856 वाजिद अली शाह का शासनकाल है। यह अवध के अंतिम नवाब है। वाजिद अली शाह के समय भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए थे लॉर्ड डलहौजी। जब आप लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल को याद करेंगे तो जो लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल है आपको 1848 से लेकर के 1856। तो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी अवध के नवाब वाजिद अली शाह के समकालीन थे। डलहौजी ने अवध के ऊपर शासन कर रहे वाजिद अली शाह के ऊपर यह आरोप लगाया कि वाजिद अली शाह शासन करने में सक्षम नहीं है। वाजिद अली शाह शासन करने में सक्षम नहीं है, और अवध में कुशासन या कुप्रशासन का दौर चल रहा है। और यह आरोप डलहौजी ने जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट पर लगाया था। जेम्स आउट्रम एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे। जेम्स आउट्रम ने ही डलहौजी को यह रिपोर्ट सौंपा और कहा कि अवध में सही ढंग से शासन प्रशासन नहीं चलाया जा रहा है,
उसी जेम्स आउटरम के रिपोर्ट को आधार बनाते हुए डलहौजी ने 1856 ईस्वी में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से अपदस्थ कर दिया और गद्दी से अपदस्थ करके अवध को पूर्णतः ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की घोषणा किया। अवध को पूर्णतः ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की घोषणा किया। वाजिद अली शाह ने इसका विरोध नहीं किया, लेकिन वाजिद अली शाह की पत्नी थी बेगम हजरत महल और उसका पुत्र बिरजिस कादिर। बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर ने इस घटना का विरोध किया और फिर इन लोगों ने हर संभव प्रयास किया कि उन्हें अवध का क्षेत्र मिल जाए, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट अवध का क्षेत्र देने से इनकार कर दी, जिस वजह से ये दोनों लोग 1857 के विद्रोह में अवध लखनऊ के क्षेत्र से कूद पड़ा था। और फिर जो है 1857 के विद्रोह में इन लोगों की जब हार होने लगी, बेगम हजरत महल की जब हार होने लगी, तो वो भाग करके जो है आपको नेपाल चली गई। भाग करके कहां चली गई? नेपाल चली गई। समझ गए? तो ये आपको अवध के विषय में हुआ। अब यहां पर 1 मिनट में दीजिए तो अवध में हम थोड़ा सा सुधार करवा देते। 2-3 गो जो है टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए अवध वाला पलटिएगा। पहला पॉइंट सही है, दूसरा पॉइंट सही है, तीसरा पॉइंट सही है, चौथा पॉइंट भी सही है। चौथा पॉइंट के नीचे सादत खान ने भारत पर जादिर शाह को आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। नहीं, नादिर शाह को, नादिर शाह को, नादिर शाह को, नादिर शाह को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया दिल्ली विजय के पश्चात। दिल्ली विजय के पश्चात इसको काट दीजिएगा, दिल्ली विजय के पश्चात इसको काट दीजिए। नादिर शाह ने सादत खां से मांगा था, शर्म के कारण उसने 1720 मान करा। नादिर शाह ने सादत खां से, अस्पष्ट है जी, रुकिए। नादिर शाह को काटिए, सादत खां रहने दीजिए। नादिर शाह को काटिए, नादिर शाह ने को, नादिर शाह ने को काटिए। सादत खान ने, सादत खान ने शर्म के कारण उसने को काट दीजिए। 1739 में बिस्मान कर आत्महत्या कर लिया। सादत खान ने शर्म के कारण उसने को काट करके 1739 ईस्वी में बिस्मान कर आत्महत्या कर लिया। बाद बाकी सुजाउद्दौला के शासनकाल को थोड़ा सा देख लीजिए, 1754 से 1775। सुजाउद्दौला के शासनकाल को देख लीजिए, 1754 से 57 था, 1754 से 1775 कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो है आसफउद्दौला का शासनकाल ठीक है। और आसफउद्दौला में जो है आप चौथा पॉइंट, अवध का अगला नवाब सादत अली खां, सादत खां है, उसमें अली शब्द जोड़ दीजिए, अली शब्द जोड़ दीजिए। और फिर उसके शासनकाल को सही कर लीजिए, 1738 से 1814 है, 1798 से 1814 कर लीजिए, 1798 से 1814 कर लीजिए। ने अंग्रेजों से सहायक संधि कर लिया था। अंग्रेजों ने अवध को मध्यवर्ती राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया। इसके कॉस्ट में लिख लीजिए 1801, मतलब अवध ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर 1801 में किया। कब किया? 1801 में। हाँ हो गया, बाद बाकी सब सही है। तो 2-3 गो पॉइंट गलती था, हम आपको सुधार करवाइए दिए, ठीक है। अब 1 मिनट में इसको पढ़ लीजिए तो नोट को, 2-3 गो पॉइंट गलती था, माइनर मिस्टेक था, ठीक है। 1 मिनट में इसको पढ़िए जल्दी।
पढ़ लिए? पढ़े हो? पढ़ लिया? आइए तो एक बार याद करते हैं। आइए एक बार याद करते हैं। अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना किसने की? अच्छा, अवध में जब सादत खान ने स्वतंत्र शासन की स्थापना की थी तो उस समय मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह। सादत खान को बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसने दिया? मोहम्मद शाह। सादत खान को बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसने दिया? मोहम्मद शाह रंगीला। सादत खान ने किसे अपनी राजधानी बनाया? किसे राजधानी बनाया? अच्छा, जो आपको नादिर शाह थे, नादिर शाह को दिल्ली आने को प्रेरित अवध के किस नवाब ने किया? और बाद में अवध के किस नवाब का पोल खुल जाने के कारण, शर्म के कारण उन्होंने आत्महत्या? किसने? सादत खान। सादत खान का उत्तराधिकारी कौन बना? इसका मूल नाम क्या था? अबुल मंसूर खान। अबुल मंसूर। सफदरजंग का मूल नाम? सफदरजंग का मूल नाम? सफदरजंग का मूल नाम? अच्छा, अवध के किस नवाब ने मुगल बादशाह अहमद शाह को अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के खिलाफ मदद किया था? क्वेश्चन समझे? अवध के किस नवाब ने मुगल बादशाह अहमद शाह को आक्रांता अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के खिलाफ मदद किया था? और इसी वजह से मुगल बादशाह अहमद शाह ने इन्हें वजीर बनाया। इन्हें नवाब वजीर कहा जाता है। पटना को अवध के किस नवाब ने जीता? पटना को अवध के किस नवाब ने जीता? नवाब वजीर किसे कहा जाता? सफदरजंग का उत्तराधिकारी कौन बना? सफदरजंग का उत्तराधिकारी कौन बना? अवध के किस नवाब ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और बंगाल के औपदस्थ नवाब मीर कासिम को संरक्षण प्रदान? किसने? ये बात समझ में आ रहा है? हाँ। इसके बाद जो है, पानीपत के तृतीय युद्ध में सुजाउद्दौला ने किसका साथ दिया? अफगानों का न। पानीपत के तृतीय युद्ध में सुजाउद्दौला ने किसका साथ दिया? बक्सर के युद्ध का नेतृत्व भारत की संयुक्त सेना के तरफ से किस? सुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की प्रथम संधि या द्वितीय संधि? कौन संधि? द्वितीय संधि हुई। सुजाउद्दौला के बाद अवध के अगले नवाब कौन बने? कौन बने? आसफउद्दौला। अवध के किस नवाब ने अपनी राजधानी फैजाबाद से हटाकर लखनऊ को बना? फैजाबाद से हटाकर लखनऊ को बना। बड़ा इमामबाड़ा किसने बनाया? बड़ा इमामबाड़ा। और बड़ा इमामबाड़ा कहां है? और छोटा इमामबाड़ा कहां है? और छोटा इमामबाड़ा कौन बनाया? मोहम्मद आसफ अली। मोहम्मद आसफ अली। मोहम्मद आसफ अली। ठीक है। आसफउद्दौला के बाद अगले नवाब कौन बने? इनका महत्व तो नहीं है। और इसके बाद कौन बना? सादत अली। सादत अली बड़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, समझ गए? और ये पॉइंट जो है बड़ी महत्वपूर्ण है। आज तक तो ये पूछा गया है कि अवध को कब सहायक संधि के तहत मिलाया गया है, लेकिन अब आगे आने वाले दिनों में यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि अवध के किस नवाब ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया? सादत अली खान। सादत अली खान, जो कि आपके नोट में है।
ठीक है, जो कि आपके नोट में है, तो इसको आप ध्यान से याद रखिएगा। और इस चैप्टर का बड़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, समझिएगा। अगर सहायक संधि के संदर्भ में पूछेगा तो उससे ज्यादा और क्या पूछेगा, किस नवाब, उस समय नवाब कौन थे अवध के, किस नवाब ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आप निश्चित तौर पर याद रखिएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, अवध के अंतिम नवाब कौन हुए? अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। और अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया? कब मिलाया गया? किसने मिलाया? किसने मिलाया? किस आधार पर? कु प्रशासन, कु किसके रिपोर्ट के आधार? जेम्स आउटर। किसके रिपोर्ट के आधार? किसके रिपोर्ट के आधार पर? जेम्स आउटर। इतना बात क्लियर? चलिए अब इससे आगे बढ़े ना हम, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। और हैदराबाद में जो है ना, सब जगह चीन किलीज खां के जगह चीन किली खान लिख दिया है, यो लिख दिया है, यो के जगह चो आप सब जगह कर लीजिएगा। मतलब देखिए नोट में जो है ना चीन किलीज खां इसे लिखा हुआ है, चीन ऐसे लिख दिया है, इसको जो है आप ऐसे कर लीजिएगा। जो होगा, जो सॉरी हाँ हाँ जो होगा, चिन किलीज जो होगा, जो ऐसे होगा, तो ये आप सुधार कर लीजिएगा। हाँ वही 3-4 जगह तो होगा, ठीक है, इसको सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए कर लिए सुधार। हाँ, हैदराबाद, हैदराबाद देखिए ध्यान दीजिएगा, हैदराबाद हैदराबाद उस समय के हैदराबाद का मतलब क्या था और आज के हैदराबाद का मतलब क्या है? क्या बतिया रहे हैं आप लोग, मुंह तोड़ देंगे हम। ठीक है, बतियाना ना है यहाँ पे सिर्फ हमको सुनना है, और सुन करके चले जाना है। और ज्यादा बात करने का शौक है, बुला लीजिए रूम पर, बतियाइए 2 घंटा बैठ करके। आप लोग क्या हाल कर, अजीब नमूना सब है आप लोगों। ऐसे मत हल्ला किया कीजिए। देखिए हम 18वीं सदी के हैदराबाद की बात कर रहे हैं, और 18वीं सदी के हैदराबाद का मतलब था, आज का हैदराबाद तो था ही, उस समय के हैदराबाद का मतलब था आंध्र प्रदेश का भी कुछ इलाका, कर्नाटक का भी कुछ इलाका, और तेलंगाना तो था ही। मतलब एक बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था हैदराबाद। अरे आप इससे अनुमान लगाइए ना कि हैदराबाद कितना बड़ा क्षेत्र हुआ करता था। यूरोप महादेश के कई देश को अगर आप मिला देते तब जाकर के हैदराबाद जैसा एक विशाल साम्राज्य बनता। हैदराबाद की अगर बात की जाए तो आजादी के समय भारत के भीतर जो 500 से अधिक देशी रियासत था, उसमें सबसे बड़ा हैदराबाद था। और आजादी के समय का हैदराबाद आज के इटली से बड़ा था, आज के इटली से बड़ा था। इटली जहां राहुल गांधी का नानी गांव है, समझ गए, वहां से बड़ा था। बेचारा नानी को जाता है घूमने के लिए तो भाजपाई आरोप लगाता है ये तो विदेश टूर पे गया है। अब नानियों को नहीं जाए लोग, समझ गए। चलिए, हैदराबाद कुल मिलाकर के हम ये बताना चाह रहे थे कि हैदराबाद एक बहुत बड़ा इलाका था, बड़ा रियासत था। आजादी के समय सबसे बड़ा देशी रियासत हैदराबाद ही था, और सबसे छोटा बिलबारी, और सबसे बड़ा कौन आपको? हैदराबाद।
और आज का जो हैदराबाद है तेलंगाना की राजधानी है, यहां पर है, तेलंगाना के लगभग मध्य में है। हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना निजामुल मुल्क ने किया। निजामुल मुल्क ने किया। निजामुल मुल्क का जो मूल नाम है वह आपको चिन किलीज खां है। निजामुल मुल्क का मूल नाम क्या है? चिन किलीज खां। चिन किलीज खां। और जो चिनकिलीज खां है, इनका संबंध आसफ जाह वंश से था। आसफ जाह वंश, इनका संबंध जो है आसफ जाह वंश से था। आसफ जाह वंश से इनका संबंध था। इनके भी समकालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ही थे। इनके भी समकालीन जो मुगल बादशाह थे, अगर हम मुगल बादशाह की बात करें तो इनके भी समकालीन मुगल बादशाह आपको मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। और जो मोहम्मद शाह रंगीला है, इनका शासन काल है 1719 से 1748। शुरुआती दौर में निजामुल मुल्क का संबंध मोहम्मद शाह रंगीला, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के साथ मधुर संबंध था। मधुर संबंध था। जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में क्या होता है, कभी संबंध अच्छा रहेगा, कभी खराब हो जाता है, फिर अच्छा होता है, फिर खराब हो जाता है। समझ गए? तो वही इन दोनों के बीच जो है वही चीज था। कभी संबंध अच्छा रहता था, कभी खराब हो जाता था, कभी अच्छा रहता था, कभी खराब हो जाता था। तो हैदराबाद के निजामुल मुल्क और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच शुरुआती दिनों में काफी बेहतर संबंध था। और इसलिए मोहम्मद शाह रंगीला ने निजामुल मुल्क को अपना वजीर बनाया था, अपना वजीर बनाकर रखा था। और मुगल साम्राज्य के अंतर्गत बादशाह के बाद अगर दूसरा कोई महत्वपूर्ण पद था तो वह वजीर का पद ही था। तो मतलब आप स्वयं सोचिए कि मोहम्मद शाह रंगीला ने इनको अपना वजीर बनाया, कहीं ना कहीं विश्वसनीय होंगे तब बनाया, और विश्वसनीय था भी इसलिए बनाया भी गया। अगर विश्वसनीय नहीं होता तो नहीं बनाया जाता। मोहम्मद शाह रंगीला ने निजामुल मुल्क के साथ ही मिलकर सैयद बंधु के हत्या का षड्यंत्र रचा। सैयद बंधु के हत्या का षड्यंत्र रचा। और मोहम्मद शाह रंगीला के दिशा निर्देश पर निजामुल मुल्क ने सैयद बंधु का काम तमाम कर दिया। सैयद बंधु का काम तमाम कर दिया। सैयद बंधु के अंतर्गत जो दो भाई आता था, हुसैन अली खां, अब्दुल्ला खां। अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, जिन्हें किंग मेकर कहा जाता, जिन्हें क्या कहा जाता? किंग मेकर। किंग मेकर कहा जाता था। किंग मेकर कहा जाता था। तो किंग मेकर सैयद बंधु, जिसके मदद से ई भी बादशाह बना था, लेकिन बाद में ई मोहम्मद शाह रंगीला इनके साथ मिलकर सैयद बंधु के खिलाफ षड्यंत्र करके उनका काम तमाम कर दिया। सैयद बंधु का पतन मोहम्मद शाह रंगीला के समय ही हुआ। निजामुल मुल्क वित्तीय विभाग के बड़ी जानकार थे, और निजामुल मुल्क ने यह देखा कि मुगलों की आर्थिक स्थिति काफी चरमरा रही है। मुगलों की आर्थिक स्थिति काफी चरमरा रही है। तो मुगलों की आर्थिक स्थिति जो काफी चरमरा रही थी, उसको लेकर निजामुल मुल्क ने वित्तीय सुधार करने शुरू किए। जब निजामुल मुल्क ने वित्तीय सुधार करने शुरू किए तो बादशाह को लगने लगा
कि कहीं कल के डेट में जाकर ये हमसे ज्यादा शक्तिशाली ना हो जाए और हम ही को गद्दी से ना हटा दे। बादशाह को डर लगने लगा और फिर बादशाह अलग लोगों के साथ मिलकर इन्हीं के खिलाफ षड्यंत्र करने लगा। और जब बादशाह इन्हीं के खिलाफ षड्यंत्र करने लगा, इस षड्यंत्र से काफी नाराज हो गए निजामुल मुल्क और लगा निजामुल मुल्क को कि हम जिसको आगे बढ़ा रहे हैं वही हमारा पैर खींच रहा है। हम चाहते हैं कि ये आगे बढ़े, इसकी बेहतर स्थिति हो, और ये तो हमारे खिलाफ ही षड्यंत्र कर रहा है। तो फिर निजामुल मुल्क को लगा कि ये तो मुगल नाव डूबने ही वाला है, उस डूबने वाले नाव में सवार होकर कोई फायदा है नहीं, जिस वजह से निजामुल मुल्क बिना बादशाह के अनुमति के, बिना बादशाह को सूचना दिए दक्षिण भारत आ गए। और दक्षिण भारत आकर के निजामुल मुल्क ने हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना की और हैदराबाद को अपनी राजधानी बनाकर शासन प्रशासन करना शुरू कर दिया। जब यह खबर बादशाह को लगी कि निजामुल मुल्क तो दक्षिण चले गया है और अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया है, तो फिर मोहम्मद शाह रंगीला ने, यानी बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने निजामुल मुल्क के खिलाफ मुबारिज खां के नेतृत्व में एक विशाल मुगल सेना दक्षिण भारत भेजा। एक विशाल मुगल सेना दक्षिण भारत भेजा। मुबारिज खां के नेतृत्व में जो मुगल शाही सेना दक्षिण भारत आई, उस मुगल शाही सेना और निजामुल मुल्क के बीच महाराष्ट्र के सुकरखेड़ा नामक स्थान पर 11 अक्टूबर 1724 को एक युद्ध हुआ, जिस युद्ध को इतिहास में सुकरखेड़ा या शंकरखेड़ा का युद्ध कहा जाता है। सुकरखेड़ा या शंकरखेड़ा का युद्ध कहा जाता है। बिहार दरोगा का पूछा हुआ यह क्वेश्चन है, सुकरखेड़ा का युद्ध कब हुआ है? सुकरखेड़ा का युद्ध कब हुआ है, यह बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हैदराबाद के निजामुल मुल्क और मुबारिज खां और हैदराबाद के निजामुल मुल्क के बीच 11 अक्टूबर 1724 को महाराष्ट्र के सुकरखेड़ा नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसे सुकरखेड़ा का युद्ध कहा गया। और यह जो सुकरखेड़ा का युद्ध है, इस सुकरखेड़ा के युद्ध में निजामुल मुल्क की जीत हुई है, मुबारिज खां की हार हुई। अर्थात इस युद्ध के माध्यम से भले ही मुगलों की सेना मुबारिज खां के नेतृत्व में पराजित हुई होंगी, लेकिन इसका बड़ी दूरगामी प्रभाव देखने को मिला और यह माना गया कि निजामुल मुल्क ने हैदराबाद के निजामुल मुल्क ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को पराजित कर दिया। तो मोहम्मद शाह रंगीला को निजामुल मुल्क की योग्यता की जानकारी थी, यह व्यक्ति योग्य है, उनकी योग्यता में कोई कमी नहीं है। मोहम्मद शाह रंगीला पहले से तो प्रभावित थे ही, मुगल सेना को पराजित कर दिया और प्रभावित हो गए इनसे। और फिर मोहम्मद शाह रंगीला ने इनको उपाधि दिया आसफ जाही की उपाधि इन्हें प्रदान की। और इतना ही नहीं बल्कि इन्हें दक्कन का, यानी पूरे दक्षिण भारत का सूबेदार नियुक्त किया।
पूरे दक्षिण भारत का वायसराय, सूबेदार या गवर्नर जनरल, जो कहना है आप अपना कह लीजिए। वायसराय, गवर्नर जनरल, सूबेदार, कोई किताब वायसराय लिखेगा, कोई गवर्नर जनरल, कोई सूबेदार लिखेगा, और तीनों का मतलब यहां पर एक ही है। इस प्रकार निजामुल मुल्क दक्कन के वायसराय बने, पूरे दक्षिण भारत उनके अधीन आ गया। और जब मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने दक्कन का वायसराय नियुक्त किया, तो फिर से दोनों के बीच संबंध मधुर हो गया, संबंध अच्छा हो गया। और संबंध अच्छा हो गया था इसीलिए जब 1739 में नादिर शाह से मुगल पराजित हुआ, तो मोहम्मद शाह रंगीला को लगा कि इनसे योग्य कोई नहीं है जो नादिर शाह को भारत से बाहर कर सकता है। इसीलिए मोहम्मद शाह रंगीला ने नादिर शाह को भारत से बाहर करने के लिए इनको बुलाया, और ये तरीका से जाकर के संधि कर लिए, और मात्र 50 लाख रुपया में मना लिए थे। लेकिन बीच में काम गड़बड़ सादत खान ने कर दिया। तो खैर, इसके बाद भी इनका मुगलों के साथ संबंध अच्छा ही रहा। और फिर निजामुल मुल्क आगे चलकर निजामुल मुल्क का संघर्ष 1728 में मराठों के साथ हुआ। मराठा और हैदराबाद के निजाम के बीच 1728 ईस्वी में महाराष्ट्र के नासिक के पालखेड़ा नामक स्थान पर, देखिए जो सुकरखेड़ा है वो भी महाराष्ट्र में है, और जो पालखेड़ा है वो भी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के नासिक के पालखेड़ा नामक स्थान पर मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम, मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम का शासनकाल 1720 से 1740। मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम और हैदराबाद के निजामुल मुल्क के बीच 1728 में पालखेड़ा नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिस युद्ध को इतिहास में पालखेड़ा का युद्ध कहा जाता है। और इस पालखेड़ा के युद्ध में मराठा की जीत हुई, निजाम की हार हुई। और इसके बाद हैदराबाद के निजाम पराजित होने के बाद मराठों के साथ मुंशी शिवगांव की संधि की, और उस मुंशी शिवगांव के संधि के तहत ही पालखेड़ा के युद्ध की समाप्ति हुई। और उस मुंशी शिवगांव के संधि के तहत ही हैदराबाद के निजाम ने मराठों को चौथ और सरदेशमुखी देना स्वीकार किया, चौथ और सरदेशमुखी देना स्वीकार किया। तो इस युद्ध की समाप्ति, पालखेड़ा के युद्ध की समाप्ति जो है मुंशी शिवगांव के संधि के तहत हुआ। मुंशी शिवगांव के संधि के तहत हुआ। और इस युद्ध की समाप्ति जो मुंशी शिवगांव की संधि के तहत हुआ, इस मुंशी शिवगांव के संधि के तहत ही निजाम ने मराठों को चौथ और सरदेशमुखी देना स्वीकार किया। चौथ और सरदेशमुखी देना क्या किया? स्वीकार किया। चौथ और सरदेशमुखी देना जो है आपको स्वीकार किया। और इसके बाद फिर हैदराबाद के निजामुल मुल्क शासन प्रशासन करते हुए इनका निधन 1748 में हो गया। 1748 में इनके निधन होने के बाद हैदराबाद के निजाम बनने को लेकर नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच जो है उत्तराधिकारी के युद्ध हुए। और फिर आगे चलकर हैदराबाद के कई सारे निजाम बने। हैदराबाद के जो भी निजाम थे, हैदराबाद में जो भी शासक बने, सबको निजाम ही कहा गया। और हैदराबाद ही सहायक संधि पर सबसे पहले हस्ताक्षर किया था। सहायक संधि पर सबसे पहले हस्ताक्षर हैदराबाद ने 1798 में किया। 1798 में किया। और इसके बाद से लेकर आजादी तक हैदराबाद अंग्रेजों के अधीन रहा। और आजादी के बाद तो पूरा भारत स्वतंत्र हुआ, तो हैदराबाद भी स्वतंत्र हुआ। लेकिन आजादी के समय हैदराबाद एक ऐसा देशी रियासत था जो भारत में मिलने के पक्ष में नहीं था, बल्कि जो हैदराबाद था ये पाकिस्तान के साथ मिलने के पक्ष में था। लेकिन गृह मंत्री सरदार पटेल के नेतृत्व में हैदराबाद को भारत में मिलाने को लेकर ऑपरेशन पोलो चलाया गया।
या ऑपरेशन कैटरपिलर? ऑपरेशन पोलो कहिए, ऑपरेशन कैटरपिलर कहिए, दोनों एक ही बात है। ऑपरेशन पोलो या ऑपरेशन कैटरपिलर के तहत सितंबर 1948 ईस्वी में हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। क्लियर है? तो याद रखिएगा। अब पढ़िए इसको। इसमें कुछ भी गलती नहीं है। इसमें जो है सिर्फ एक चिनकिलीज खां वाला गलत है, वर्ड मिस्टेक है, बाद बाकी सब सही है। पढ़िए इसको अब जल्दी। पढ़ लिए? है? अच्छा देख लेते हैं। पढ़े हो? पढ़े? चलिए आइए तो 1 मिनट में याद करते हैं इस सब को। हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना किसने की? और हैदराबाद में जब निजामुल मुल्क ने स्वतंत्र शासन की स्थापना की, उस समय मुगल बादशाह कौन थे? मोहम्मद शाह। निजामुल मुल्क का मूल नाम क्या है? किस वंश से थे ये? किस वंश से? और इसके बाद जो है जो सैयद बंधु है, सैयद बंधु का पतन किस मुगल बादशाह के समय? मोहम्मद शाह रंगीला। और सैयद बंधु के विनाश में मोहम्मद शाह रंगीला का साथ किसने दिया? किसने दिया था? निजामुल मुल्क ने दिया था। और इसके बाद जो है जो सुकरखेड़ा का युद्ध है वह कब हुआ है? सुकरखेड़ा का युद्ध कब हुआ? किसके किसके बीच हुआ? इसमें किसकी जीत हुई है? और इस युद्ध को जीतने के बाद जो है निजामुल मुल्क को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कौन सी उपाधि दी? आसफ जाह। आसफ कौन सी उपाधि दी? आसफ जाह की उपाधि प्रदान की। और इसके बाद जो है दक्कन का वायसराय नियुक्त किया था, हाँ या ना? हाँ। और इसके बाद हैदराबाद के निजामुल मुल्क का मराठों के साथ संघर्ष कब हुआ है? 1728 में। यह युद्ध किस नाम से जान? और इस युद्ध में किसकी जीत हुई? इस युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत? मुंशी शिवगांव। और इस संधि के बाद ही हैदराबाद के निजाम ने मराठों को कौन सा कर देना स्वीकार किया? चौथौर सरदेशमुखी। और हैदराबाद के निजामुल मुल्क का निधन 1748 में हो गया। हैदराबाद के निजामुल मुल्क का निधन कब हुआ? निजामुल मुल्क का निधन कब हुआ? और सर्वप्रथम सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किया? कब किया? और आजादी के बाद किस ऑपरेशन के तहत हैदराबाद को जीत?
ऑपरेशन पोलो या ऑपरेशन कैटरपिलर, ऑपरेशन पोलो या ऑपरेशन कैटरपिलर। हाँ, कौन पॉइंट बोले थे? चौथा। चौथा गाजीउद्दीन सिद्दीकी फिरोज जंग औरंगजेब की सेवा में कार्यरत थे। मतलब ये जो है हैदराबाद के निजाम मुल्क का पूर्वज था जो औरंगजेब के सेवा में था। चौथा लाइन ये कह रहा है। पांचवा, सम्राट बनने के पश्चात फर्रुख सियर के समय में ही दक्कन को हरा दिया। नहीं, ये लाइन अस्पष्ट है, इसको काट दीजिए। पांचवा लाइन देखिएगा, हैदराबाद में सम्राट बनने के पश्चात फर्रुख सियर के समय ही दक्कन को हरा दिया, ये गलत लाइन है। सम्राट बनने के पश्चात फर्रुख सियर के समय में ही दक्कन को हरा दिया, ये गलत लाइन है, इसको काट दीजिएगा। हाँ, इसको काट दीजिएगा, ये लाइन को पूरा काट देना है, ठीक है। बाद बाकी कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? अच्छा, एक पॉइंट लिख लीजिए तो, आजादी के समय सबसे बड़ा देशी रियासत हैदराबाद, आजादी के समय सबसे बड़ा देशी रियासत हैदराबाद था। आजादी के समय सबसे बड़ा देशी रियासत हैदराबाद था। आजादी के समय सबसे बड़ा देशी रियासत हैदराबाद था। इसके बाद आगे लिखिएगा, सितंबर 1948 में ऑपरेशन कैटरपिलर या पोलो के तहत, 1748 में ऑपरेशन कैटरपिलर या सितंबर 1948 में, सॉरी, सितंबर 1948 में, सितंबर 1948 में ऑपरेशन पोलो या ऑपरेशन कैटरपिलर के तहत, ऑपरेशन पोलो या ऑपरेशन कैटरपिलर के तहत, ऑपरेशन पोलो या ऑपरेशन कैटरपिलर के तहत, ऑपरेशन पोलो या ऑपरेशन कैटरपिलर के तहत हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया। हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया। चलिए, तो संस्थान का जो दूसरा सेंटर, इतना याद हो गया ना? याद करवा दिए हैं ना? याद करवा दिए। हाँ, संस्थान का जो दूसरा सेंटर है उसको आप लोग देखे? कौन कौन लोग नहीं देखे हैं? बहुत सारे लोग हैं जो नहीं देखे हैं। सुनिए, मुसल्लमपुर हाट देखे हैं? मुसल्लमपुर हाट देखे हैं, जहां पर सब्जी मिलता है? सब्जी मिलता है, मिलता है ना? हाँ, तो इधर वाला गेट नहीं, फर्स्ट गेट नहीं, सेकेंड गेट, उस साइड वाला गेट, उस साइड वाला गेट। मतलब मुसल्लमपुर हाट में दो गेट है, दो गेट है, इस बात से अवगत हैं आप लोग? हाँ, तो जो दूसरा गेट है ना, दूसरा गेट से सीधे आगे चले जाना है, और सीधे आगे जाइएगा तो फिर आपको इधर मुड़ना है, इधर मुड़ना है। वहां पर आगे जाकर के जो है दो रास्ता, एक इधर, एक इधर, एक बायां, बायां मुड़िएगा, बायां लगभग 100 मीटर जाइएगा तो आपको नहर मिलेगा, ठीक है, नहर मिलेगा। हाँ, नहर मिलेगा, और नहर पे थोड़ा सा आगे जाइएगा तो फिर से आपको बायां मुड़ना है, और बड़ा सा जो बिल्डिंग है वही, समझ गए? नजर आता है? वहां बैनर लगाया है ना? हम तो गैबो नहीं किए हैं महाराज। हाँ, लोकेशन मालूम है, बात करने के लिए तो रूम ओनर से गेवे किए थे, बाद बाकी काम स्टाफ सब करवाया है। तो सुनिए ना, भोज उज नहीं कर रहे हैं महाराज, ऐसे ही देखिए। अरे अभी भीड़ भाड़ करने से जो है भीड़ हो जाएगा, भोज में तो भीड़, ऐसे क्लास में भीड़ रहता है तो भोज में तो और भीड़ रहता है, ठीक है। भोज नहीं कर रहे हैं अभी, भोज करवाएंगे।
ठीक है, अभी जो है अभी भीड़ होगा, इसका फायदा जो है अभी बहुत सारे विरोधी लोग पीछे लगे हुए हैं, तो वो भीड़ का फायदा लोग उठा लेगा, कुछ असामाजिक तत्व जो है गलत कुछ कर देगा, तो फिर बदनाम तो है ये है और बदनाम हो जाएंगे। अब कितना बदनामी ले हम, समझे, बदनामी का भी एक सीमा होता है, समझे, तो ज्यादा बदनामी भी सही नहीं है। सिराजुद्दौला में जाकर के पढ़ लीजिए लिखा हुआ उसमें हम लिखे हैं, जाके पढ़िएगा, लिखे हैं एक लाइन, समझे। तो खैर ये सब से कुछ होने जा रहा नहीं है, समझ गए, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार, समझे। तो इसलिए जो आपका कल से क्लास होगा, ऐसे तो हमको वहां पे ले जाने का मन नहीं कर रहा है, पता नहीं बड़ी मोह लग रहा है, समझे। तो कल से जो आपका क्लास होगा वहीं पे होगा, ठीक है, और काफी बड़ा क्लासरूम है, समझ गए, बड़ा क्लासरूम है काफी, जो गए होंगे देखे भी होंगे, अच्छा कैपेसिटी है, समझे। तो जो अभी हमारे पीछे बैठे हुए हैं, जो छात्र नीचे में बैठे हुए हैं, सब एक साथ बैठिएगा, समझ गए। कल बिट्टू सर का क्लास है, कल से क्लास वही है आपका, तो कल से आपको वहीं आना है। और अगर आप नहीं जा पाइएगा तो एक वीडियो जो है दीपेन बनाया है, उसको हम टेलीग्राम चैनल पर डलवा देंगे, मतलब ये फर्स्ट सेंटर है, फर्स्ट सेंटर से सेकंड सेंटर पर कैसे आप जाए, ठीक है, तो उसको लेकर वीडियो बनाया दिया गया है, टेलीग्राम पे हम डाल देंगे, उसको देख करके जो है आप चले जाइएगा, और आज ही जाकर के एक बार उसका विजिट कर लीजिएगा सब लोग, अगर संभव हो तो। और यहां से बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है, हमको लगता है मुश्किल से होगा तो कितना 5 मिनट का रास्ता है, यहां से 5 मिनट, मात्र 5 मिनट का रास्ता है, 5 से 6 मिनट नहीं लगेगा आपको, इधर जाना है, ठीक है, इधर, समझ गए ना। कल से क्लास कहां होगा आप लोग, वहां पे होगा, समझ गए। कल से वहीं पे क्लास होगा, क्या है, अभी धीरे धीरे सब डिसाइड हो जाएगा, होली तक सब स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है, होली तक। अभी जो है आज जो है जो तीसरा वाला बैच है, तीसरा वाला बैच को आज वहां पे लेकर के जा रहे हैं, और उसके बाद जो है फर्स्ट और सेकेंड बैच जो है कल वहां पर चलेगा। जो पीछे छूट गया वो हम हैं ना, हम आपसे बात करेंगे ना, ठीक है। टेस्ट सीरीज आज तो यही होगा, ठीक है, आज तो यही होगा। अब कल से अभी इस सप्ताह भर टेस्ट यहीं चलेगा, इस सप्ताह भर टेस्ट यहीं चलेगा, और आगे डिसाइड करेंगे, आप लोगों की जो राय होगी वही काम करेंगे, समझिए। अच्छा, देख लिया जाएगा, कल पहले क्लास स्टेप बाय स्टेप शुरू होने दीजिए ना, ठीक है, क्लास स्टेप बाय स्टेप शुरू होने दीजिए। अरे आप लोग कहां जा रहे हैं, है कहां जा रहे हैं, होमवर्क कुछ मारेंगे आकर के, हम गाल लाल कर देंगे, एकदम सब निर्लज पतित सब है, आने के लिए भी धरफड़, जाने के लिए भी धरफड़। यही सब लड़का नहीं सुन के जाएगा, बाद में फोन करेगा, सर क्लास कहां है, पहला सेंटर पे या दूसरा सेंटर पे। चलिए, तो होमवर्क सब दीजिए, पूछेंगे होमवर्क क्या सब था, दीजिए जल्दी। क्या था जी इसमें, महाजनपद, और इसमें अगला होमवर्क है आपका बौद्ध धर्म। क्या है, बौद्ध धर्म। इस बुक में अगला होमवर्क बौद्ध धर्म है, पकड़िए, आगे दीजिए। बायोलॉजी में क्या नंबर था, 6 नंबर था। अगला होमवर्क है आपका 7वां नंबर, पकड़िए, 6 नंबर था ना आज, अगला होमवर्क 7वां नंबर है, दीजिए। जो शनिवार को टेस्ट हुआ था सब लोग दिए थे ना, हाँ, सब लोग को टेस्ट देना है, और इस टेस्ट में जो है डिस्कशन आज नहीं पूछ रहे हैं,
बुधवार को ही पूछेंगे, बुधवार को सारा होमवर्क पूछेंगे। आज के लिए इतना ही, हमको निकलने दीजिए तब निकलिएगा। धन्यवाद। थोड़ा देर के बाद काटिएगा जी।